नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। आज यूपी के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। सोनभद्र और गाजीपुर जनसभा को संबोधित करेंगे। तो दरअसल आज जिस तरीके से सभी राजनीतिक दल पूर्वांचल में अपनी ताकत झोंकेंगे, यूपी का रण आहिस्ता आहिस्ता छठवें चरण पर पहुंच चुका है। छठवें सातवें दौर को जोड़ लें तो कुल 111 सीटें ही बची हैं जिन पर मतदान होना है, यानी जंग निर्णायक दौर में पहुंच गई है। वह दौर जहां करो मरो की स्थिति है। जिसने जितनी ज्यादा गढ़ों पर कब्जा कर लिया, सत्ता उसी के हाथ होगी। पर यह सब कुछ इतना आसान नहीं है। ऊपरी तौर पर देखें तो यहां जातियों की गोलाबंदी है। जातियों की रहनुमाई का दम भरने वाले दल और उनके नेता भी हैं। ये दल भी भगवा और समाजवादी खेमों में बटे हैं। जातीय आधार पर बने इन दलों को यकीन है कि उनके साथ पूरी बिरादरी है, पर ऐसा भी नहीं है। करीब से देखें तो बहुत से सवाल हैं, बहुत से उलझाव हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि उनका नेता जिस खेमे में है वहां उसकी सियासी हैसियत क्या होगी। उस खेमे में कौन कौन सी जातियां हैं, क्या उन जातियों के दबाव में उनका हक तो नहीं छिन जाएगा। ये सवाल भी लोगों के जहन में कहीं गहरे हैं। ऐसे में निसंदेह समीकरणों के बेहद उलझाव वाले दौर में चुनाव पहुंच चुका है। विधानसभा चुनाव उत्तरार्ध में प्रवेश कर गया है। 3 मार्च को छठे चरण के लिए मतदान होगा। अंबेडकर नगर को छोड़कर यह पूरा क्षेत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रभाव व प्रतिष्ठा से जुड़ा माना जा रहा है। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र गोरखपुर सहित जिन 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान होना है, भाजपा ने 2017 में उनमें से 46 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बसपा 5, सपा 2 व कांग्रेस केवल 1 सीट पर सिमट गई थी। वहीं सुभाषपा अपना दल और निर्दलीय के हिस्से में एक सीट आई थी। तब ओम प्रकाश राजभर वाली सुभाषपा भी भाजपा की सहयोगी थी और इस बार राजभर अखिलेश यादव की साइकिल पर सवार हो चुके हैं। वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे उपेंद्र दत्त शुक्ला की पत्नी शुभावती शुक्ला को सीएम योगी के मुकाबले में उतारा है। अब तमाम राजनीतिक दलों ने पूर्वांचल पर पूरा फोकस कर दिया है। अखिलेश यादव अपने सहयोगी के साथ पूर्वांचल को मथने में लगे हैं, तो वहीं मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले को पूर्वांचल में और अधिक धार दी है। कांग्रेस के पास खोने को तो कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरा पूर्वांचल है। लेकिन पाएंगे कैसे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और अहम सवाल है। तो छठे चरण का चुनाव अब कल होना है और ऐसे में 2 चरण के चुनाव बाकी हैं, 2 चरण के मतदान होने बाकी हैं। सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं और ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि दरअसल और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं। इस विजन को टेक्नोलॉजी से निरंतर कैसे मदद मिल सकती है, इस पर हमें काम करना होगा। आपको पता है कि हाउसिंग सेक्टर में देश के 6 बड़े लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है। घरों के निर्माण में हम आधुनिक टेक्नोलॉजी को जोड़ रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसकी गति और कैसे तेज कर सकते हैं, इसे और विस्तार दे सकते हैं, इस पर भी आप सबका सहयोग हमें चाहिए, सक्रिय योगदान चाहिए और इनोवेटिव आइडियाज के साथ चाहिए। आज मेडिकल साइंस हम देख रहे हैं, मेडिकल साइंस भी करीब करीब टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गया है। अब ज्यादा से ज्यादा मेडिकल इक्विपमेंट्स का निर्माण भारत में हो और भारत की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के हो, उसमें टेक्नोलॉजी की कैसे मदद ली जा सकती है, इस और भी हम सबको मिलकर के ध्यान देना है और शायद आप ज्यादा अच्छा उसमें कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। आज आप देखिए, एक क्षेत्र जो इतना तेजी से फला फूला है, गेमिंग का, अब विश्व में इसका बहुत बड़ा मार्केट बन गया है। युवा पीढ़ी बड़ी तेजी से जुड़ गई है। इस बजट में हमने एवीजीसी यानी
एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक पर बहुत जोर दिया है। इस दिशा में भी जब भारत आईटी का संबंध में दुनिया में अपनी इज्जत कमा चुका है, हम अब स्पेसिफिक ऐसे एरिया में अपनी ताकत खड़ी कर सकते हैं। क्या आप अपने प्रयास इसमें बढ़ा सकते हैं? तो पूर्वांचल में जिस तरीके से अब सियासी गहमी मची हुई है और सभी राजनीतिक दल अपना पूरा फोकस अब वहां पर लगा रहे हैं और सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत भी झोंक रहे हैं, तो ऐसे में अब जिस तरीके से सवाल उठते हैं कि 2 चरण के मतदान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी कहीं ना कहीं दांव प्रतिष्ठा पे लगी हुई है। तो इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे और हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। देशबंधु दीक्षित जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और नरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर रेशमा जायसवाल भी जुड़ेंगी। देशबंधु दीक्षित जी, आप ही के पास आएंगे, पहले रोक कर लेते हैं आपका। 2 चरण के मतदान बाकी हैं, चुनाव बाकी हैं, और ऐसे में अब 2 नेताओं की साख दांव पर लगी है भारतीय जनता पार्टी के। 6वें चरण में अगर कहें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और 7वें चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी। देखिए, 6ठे चरण में अब जहां चुनाव है, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए इस बार का चुनाव, ये सभी सीटें जीतना बेहद अहम इसलिए हो जाएगा क्योंकि हर बार तो वो अपनी सीट निकालते ही रहे हैं, लेकिन इस बार वो प्रदेश के मुखिया रहे हैं और ऐसे में अपनी सीटों को निकालने के साथ ही साथ अन्य सीटों पर भी निकालना और भारतीय जनता पार्टी को जीत दर्ज कराना बहुत बड़ी चुनौती है। और ये एक, अगर ये कहें कि सबसे बड़ी जो साख है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर ही है। देशबंधु जी। योगेश जी, आपको मेरी आवाज जी मिल रही है, आप बोलिए। योगेश जी, जैसा कि आपने अभी चर्चा छेड़ा, तो यहाँ हमारी साख की बात नहीं है, विपक्ष की हताशा की बात है। और हमारी साख तो बनी ही हुई है और जनता जनार्दन 10 मार्च को हमें अपना आशीर्वाद देगी। देखिए, हम विकास के मुद्दे की बात कर रहे हैं और हम अपनी विकास की धारा को, विकास एक सतत प्रक्रिया है और हम निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, तो हम अपने मुद्दे को ले जाएंगे। और निस्संदेह आप देखिएगा, मुख्यमंत्री अपनी स्वयं की सीट तो निकालेंगे भी और आसपास की सभी सीटें भी हम विजयश्री प्राप्त करेंगे। अब रही बात विपक्ष की करता हूँ, तो देखिए, वो तो पहले ही लंदन के लिए अपना टिकट बुक करा चुके हैं। पिछले 4 चरण में जो अनुमान है और जो आप मीडिया बंधु का सर्वे है, वो लगभग बता रहा है कि बीजेपी लगभग हर चरण में आगे बढ़ती आई। अब हम बहुमत लगभग 300 सीटों के करीब 6वें और 7वें चरण में पहुंचेंगे। और हम, रही बात प्रधानमंत्री की, तो निस्संदेह बनारस में आपने देखा ही अभी महादेव का कॉरिडोर, कल शिवरात्रि थी, आपके सभी एएमबी के दर्शकों को शिवरात्रि की बधाई। तो हम विकास की बात करते हैं। अब देखिए, जाति पात, संप्रदायवाद, आतंकवाद, गुंडागर्दी, इससे प्रदेश बहुत आगे चल चुका है और देखिएगा निस्संदेह हम विजय। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं नरेंद्र सिंह जी। आपके लिए भी दरअसल 7वें चरण में तो खैर एक और संयोग देखिए बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में भी मतदान होगा और आपके नेता अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र में भी मतदान होगा 7वें चरण में। ये भी एक बड़ा संयोग रहेगा कि दोनों नेता इस बार मैदान में रहेंगे, जो मैदान में है और उनके संसदीय क्षेत्र में मतदान होगा। क्या समझ रहे हैं कि पूर्वांचल की सीट पर जो 6वें चरण का मतदान होने जा रहा है, देखिए 2017 में भी दरअसल आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। आपसे अच्छा तो बीएसपी ने कर दिया था और दिखाया था वो करके। बताना चाहता हूँ योगेश जी,
कि ये चुनाव जो है जनता और ये झूठी फरेबी सरकार के बीच में है। ये लोग कह रहे हैं कि ये अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे थे कि हमारी साख तो बनी हुई है। इनके दोनों नेताओं की साख देश और उत्तर प्रदेश में खत्म हो चुकी है। उसका कारण ये है कि इन्होंने जो भी बातें कही सारी बातें इनकी झूठी होती हैं। अभी आप देखिए, अगर ये बातें नहीं होती तो अभी हाल फिलहाल में स्वामी प्रसाद मौर्य पे हमला हुआ, ये इनकी हताशा है। ये लोग जानते हैं कि हम चुनाव बुरी तरह हार रहे, तो ये कोई भी फंडा अपनाने से छूट नहीं छोड़ना चाहते, किसी फंडे को नहीं छोड़ना चाहते। गुंडागर्दी, बूथ कैप्चरिंग शुरू से ही इन्होंने, देखो जहां भी समाजवादी पार्टी या विपक्षी लोग हैं उनके इन्होंने वोट कटवाए, आप देखिए, और एंड टाइम पे वोट डिलीट हो जाते। इनके पुलिस प्रशासन ने वोटिंग के लिए रोका गया, मशीनें खराब हुई, और अब ये डायरेक्ट जो है हमला कर रहे हैं लोगों पे, क्योंकि उनको डरा धमका के वोटिंग को रोका जा सके। और पूरे प्रदेश में ये घटनाएं हो रही है। आप देखिए, कुंडा में ये घटना हुई, गुलशन यादव। तो इनको लगता है कि अब और जनता तुम्हारे साथ है नहीं, तो अब किसी तरह गुंडागर्दी से डरा के धमका के ये कर रहे हैं। और ये हताश भाजपा का ये सिंबल है इस चीज का, कि जो हिंसा कर रही है, इस चीज का प्रतीक है ये हिंसा कर रही है, ये चुनाव हार रहे। प्रधानमंत्री जी यूक्रेन के नाम पे आप देखते होंगे वोट मांग रहे हैं, ये यूक्रेन के नाम पे वोट मांग रहे हैं, और वहां से वीडियो वायरल हो रहे हैं कि वहां यूक्रेन और रूस के सैनिक भारतीय छात्रों को अगवा कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, और ये वहां ये प्रचारित कर रहे हैं कि देखो हम यूक्रेन से कितने लोगों को ले आए, जबकि 20,000 छात्र और लोग वहां फंसे हुए हैं। तो ये झूठ, हिंसा और ये धोखाधड़ी की खेती करती है भाजपा। मैं पूरी पार्टी की बात कर रहा हूं। ये लोग जो भी बोलते हैं ठीक उसका उल्टा होता है। ये झूठ छल कपट के बल पर चुनाव जीतना चाहते हैं, और ये उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है, इनकी पोल खुल चुकी है, और ये सभी लोग जानते हैं कि चुनाव बुरी तरह हार रहे हैं। अब तो मीडिया भी कहने लगी कि भाई ये चुनाव हार रहे हैं, और जनता कह रही है कि सपा सरकार आ रही है, हर अधिकारी को पता है सपा सरकार आ रही है। तो अब सिर्फ इनका ये रह गया है कि भाई झूठा प्रचार रह गया है, और झूठा प्रचार भी 10 मार्च को खत्म हो जाएगा। अभी लखनऊ में देखिए, इनके सिटी मजिस्ट्रेट के जो क्या कहते हैं, ये मशीनों की सील तोड़ने के लिए जी आएंगे आपके पास हमारे साथ, लास्ट से लेके क्या सामान एक कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद आएंगे, एक कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। रेशमा जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रेशमा जी, दरअसल चर्चा हम ये आज इस बात की कर रहे हैं कि अब छठे चरण का मतदान होना है, कल होगा, और ऐसे में मुझे लगता है कि छठवें चरण में सबसे बड़ी जो साख दांव पर लगी है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लगी हुई है, क्योंकि इस बार अपनी सीट निकालने के साथ ही साथ अन्य सभी प्रत्याशियों की सीट का निकलना भी भारतीय जनता पार्टी के लिए उतना ही जरूरी है जितना गोरखपुर सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीट निकलना जरूरी है। जी, जिस प्रकार से गोरखपुर से सदर क्षेत्र से योगी जी का उनका अपना गढ़ है, उनका अपना चुनावी क्षेत्र है, तो इसमें एक जो सीधा सा समीकरण है वो ये है कि वो बिना किसी अगर वो प्रचार कम करे या ज्यादा करे तो भी ये उनका गढ़ है, और उन्होंने जिस तरीके से विकास के कार्य किए हैं, धार्मिक कार्य किए हैं, और अपने गढ़ को, अपने क्षेत्र को उन्होंने मजबूती से पकड़े रखा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी जो सीट पर वो आएंगे। और दूसरी बात ये है कि
जिस प्रकार से सपा पार्टी के अंदर जो गुंडागर्दी का और अपराधियों का क्षेत्र जो उन्होंने आगे इसको बढ़ावा दिया है, आपने कहा राजनीतिक विश्लेषण बैठा जी जी मैं इस पे आ रहे नरेंद्र जी आ रहे हैं, अरे नरेंद्र जी आ रहे हैं भाई, रुक जाइए, बात रख लेने कब से दीजिए। राजनीतिक विश्लेषण कर रहे हैं? कहाँ आज के जो आंकड़े हैं, नहीं नरेंद्र मेरी बात सुनिए, जो आज के आंकड़े हैं इस चापलूसी शास्त्र पढ़ा तो पढ़ रहे हैं। में सबसे ज्यादा जो इस बार आंकड़े रहे हैं आपराधिक क्षेत्र के, वो सपा पार्टी के ही रहे हैं, और वो भी उन्होंने ही उतारे हैं। अखिलेश जी ने 63% जो आपराधिक आंकड़ा है वो अखिलेश जी का रहा है। आपने बात ठीक कही, लेकिन फिर भी अगर गोरखपुर से मैं ये कहना चाहूंगी कि योगी जी के जो गढ़ है, जो क्षेत्र है, फैला हुआ है, उनका परिचय जो है, उनका वर्चस्व जो उस क्षेत्र में इतना फैला हुआ है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। जो उनका सीधा सा समीकरण है कि वो बीजेपी के ही पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है रेशमा जी, 2018 का चुनाव आपको याद है, उपचुनाव जो हुआ था? हाँ जी। कौन जीता था उस पे? उसमें सपा पार्टी आई थी। और किसको हराया था? बीएसपी, सॉरी, किसको हराया था? कौन जीता था ये बताइए आप जी। कौन जीता था, किसको हराया था? रेशमा जी आवाज आ रही है? हेलो, चलिए जी ठीक है, जी। नहीं आ रही आवाज। देशबंधु जी, आपको आवाज मिल रही मेरी? देशबंधु दीक्षित जी, रेशमा जी आपको आवाज मिल पा रही है? आवाज आ रही है लेकिन वीडियो नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, वीडियो मैं आपका ठीक करवा रहा हूं, तब तक आप बोले। तो ये नहीं लगता है कि वास्तव में इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए, देखिए डबल चुनौती मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो है वो हमेशा से अपनी सीट निकालते आए हैं, और इस बार जो है उन्हीं के पार्टी के उपाध्यक्ष रहे उपेंद्र शुक्ला जी की, जो कि अब देवगंत हो चुके हैं, उनकी पत्नी को समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतारा है। और देखिए यहाँ का जो अगर सियासी समीकरण कहें तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण और क्षत्रिय, ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय, क्षत्रिय बनाम ब्राह्मण कह लें, ये हमेशा से रहा है। क्या लगता नहीं है कि कड़ी चुनौती मिलने वाली है वास्तव में? बिल्कुल कड़ी चुनौती मिलेगी। आमने सामने जो है वो क्षत्रिय और ब्राह्मण का जो तालमेल रहा है वो बिल्कुल जिसको कह सकते हैं कि बराबर का मुकाबला है। चुनौती तो भाजपा को अवश्य मिलेगी, क्योंकि जो क्षत्रिय समाज है वो भी किसी स्तर पर हमें उसको कम नहीं आंकना चाहिए। उन्होंने भी भरपूर और पूरी कोशिश करी है इस बार चुनाव के अंदर अपने मुद्दों को जोड़ने की, अपने कार्यों को जोड़ने की। और मेरे ख्याल से आपका वीडियो कॉल नहीं हो पाया है, वीडियो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। चलिए ठीक है, करा रहे हैं, आपके वीडियो करवा रहे हैं। वीडियो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, मैं देख नहीं पा रही हूँ। नरेंद्र जी आपको आवाज मिल पा रही है? जी आवाज मिल रही है। देशबंधु जी, दीक्षित जी आपको? चलिए ठीक है। नरेंद्र जी देखिए, ये जो सच है, देखिए हम भी कह रहे हैं कि चुनौती तो मिलेगी। देखिए दोनों, क्योंकि अभी ये कोई नहीं कह सकता है कि लहर या आपकी चल रही है या ये कह दिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। लहर किसी की नहीं दिख रही है इस बार चुनाव जो दिख रहा है वो बड़ा मुकाबले का दिख रहा है, और जो वोटर है वो भी बड़ा साइलेंट तो खैर हर बार हम सुनते हैं कि हर बार कहा जाता है कि साइलेंट वोटर है और वो अपना मतदान का प्रयोग करेगा, लेकिन पिछली दफा जो है एक लहर थी, वो चाहे 2014 के बाद के जो भी चुनाव का हम जिक्र करें तो उसमें दिखता था कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग जा रहे हैं। और इस बार ऐसा लेकिन कुछ नजर आ नहीं रहा है। और बसपा भी देखिए पीछे नहीं है, क्योंकि बसपा भी लगातार जिस तरीके से 5 सीटों पर पिछली बार इन कब्जा की थी, छठे चरण का जिक्र कर रहे हैं जिसमें हम, तो वो भी अपनी सोशल इंजीनियरिंग लगा रही है पूरी कायदे से। क्या वास्तव में इस बार आपका प्रदर्शन अच्छा हो पाएगा? और अच्छा हो पाएगा तो किस वजह से आप ये कह सकते हैं कि नहीं, अब कि हम अच्छा करेंगे? उसकी हमारे पास वजह है। उसकी वजह ये है कि माननीय अखिलेश जी ने पिछली सरकार में
दर्जनों योजनाएं ऐसी हैं जो डायरेक्ट जनहित से जुड़ी तो थी। वीडियो नहीं आ रहा, देखो ना, अपने आप ही चला गया। मैंने आ गया, अब आ गया थोड़ा। चीज इस सरकार ने जनहित से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा ऐसा नहीं जिस पर इन्होंने काम किया हो। आप देख लीजिए, इन्होंने पूरी सरकार में फर्जी आंकड़े, फर्जी प्रचार, फर्जी वाहवाही और जो इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया। सबसे बड़ी जो चीजें होती हैं जनता के लिए, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार और कानून व्यवस्था, चौथी चीज। तो ये चारों चीजों में विफल रही है सरकार। आप देखिए, स्वास्थ्य की जरूरत पड़ी जाओ तो कोरोना में क्या हालत हुई, लकड़ियां नहीं दे पाए ये लोग चलाने के लिए, हालत हुई। ऑक्सीजन नहीं दे पाए, रेमडेसिविर 70,000 की बिकी, ऑक्सीजन सिलेंडर लाखों रुपए में बिके। लोग ये सोच रहे थे किसी तरह जिंदा रहे, और जो लोग मर गए उनको ये चिता मुहैया, अग्नि मुहैया नहीं करा पाए। कितनी बड़ी बात है ये। और ये आप नहीं, पूरे देश ने देखा और पूरी दुनिया में ये खबरें चली कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा। तो स्वास्थ्य के मामले में विफल हो गई है। अब रोजगार में क्या हुआ, जिसने रोजगार मांगा इन्होंने लाठियां दी। तो रिवर्स में जनता ने भी जब इनके लोग मांगने गए वोट तो लाठियां दी। भारत के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपने देखा होगा 70 साल में कि जनता किसी सत्तारूढ़ दल के प्रत्याशियों को वोट मांगने जाने पर दौड़ा के मार रही है, तो गालियां मिल रही हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है। तो इतना जनाक्रोश है लोगों के अंदर इनके प्रति कि कतई नहीं चाहते कि ये सरकार इनकी आए। ये वजह है। और चुनाव जो है पोलराइज हो गया है, बीजेपी बना मकले। लोग ये चाहते हैं कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं जो जबरन गुंडागर्दी करते हैं उत्तर प्रदेश में हर तरह से, कोई विकास कार्य नहीं किया, और एक तरफ माननीय अखिलेश यादव है जिन्होंने उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहाई, रोजगार दिया लोगों को। तो ये वजह है हमारे पास कि हम जो है 2022 में बहुत बड़े प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। आप देखिए 100 नंबर हम लोगों ने दी थी, इन्होंने खत्म कर दिया उसको। नहीं, खत्म कहाँ कर दिया भाई, खत्म अपडेट कर दिया। अरे अपडेट नहीं किया है। आप फोन करके देख लो, पुलिस के पास डीजल नहीं, ड्राइवर नहीं, ये हालत है। आप फोन करके देख लो, 100 नंबर मंगाइए कभी, हमारे टाइम 10 मिनट में पहुंचती थी। आप एम्बुलेंस मंगाइए कभी, 15 मिनट के डिफरेंस में पहुंचती थी। एम्बुलेंस मंगा के देख लो, आपको मिल जाए तो। एम्बुलेंस खत्म कर दी इन्होंने। जितनी विकास की योजनाएं थी सब खत्म कर दी। तो ये योजनाएं दरअसल 2017 में क्यों नहीं आप चला पाए थे, क्योंकि वो तो ताजा आपने काम किया था, वो तब जनता को क्यों नहीं याद आई है? अब कैसे याद रह पाएंगे जब अब तो 5 साल और अंतराल हो गया आपका। आप जाइए क्षेत्र में और जनता गा रही सपा का नाम, आप जाइए तो सही। अरे हम जा रहे हैं भाई, जा नहीं रहे क्या, तभी हम बोल रहे हैं। किसी के सभी लोग दावे ठोक जरूर रहे हैं, लेकिन लहर किसी की नहीं है। ठीक है देशबंधु जी, आपको आवाज आ रही है? इनकी गुंडागर्दी जो है, गुंडागर्दी से देशबंधु जी को आवाज नहीं मिल पा रही भाई, देशबंधु जी की आवाज ठीक करवाइए। ये लोग क्या करते हैं योगेश जी कि डराते हैं लोगों को, धमकाते हैं, तो इसलिए आदमी साइलेंट है। जो कमजोर आदमी है वो खुल के सपोर्ट नहीं कर सकता है, लेकिन जब इंटरनली आप बात करेंगे ना उनसे, तो सरकार से हर आदमी दुखी है। जब प्रत्याशी पे हमला कर रहे हैं तो वोटर कहाँ रह जाएगा बताइए आप? पुलिस चली जाती है, पूछ लेते हैं कहाँ रहेगा। देशबंधु जी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ मिल रही है आपको। देशबंधु दीक्षित जी, दरअसल देखिए, समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशी गोरखपुर में उतारा है वो भी आप ही के नेता हुआ करते थे, एक समय उनकी पत्नी को उतारा है। तो और दूसरा जिक्र हमने जो किया था कि क्षत्रिय बनाम ब्राह्मण या ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय, ये देखिए आपको पता है कि दरअसल ये अभी कोई नया मामला तो कोई है नहीं। ये एक लंबे समय से, अरसे से चला आ रहा है। जो इधर का विवाद कह लें या वर्चस्व की लड़ाई कह लें, कुछ भी कहें, तो वास्तव में देखिए आप ये जरूर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वहाँ जो दबदबा कहें, क्योंकि 2002 में भी आपने देखा था कि ये मठ ने ही तय किया था कि उस सीट पर कब्जा कौन करेगा, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जब हराया गया था, राधा मोहन जी को वहां पर
उतारा गया था चुनावी मैदान में शिव प्रताप शुक्ला जी के सामने, तो शिकस्त दी थी उन्होंने 2002 में भी। तब तो हिंदू महासभा से योगी आदित्यनाथ जी ने ही पूरा और मठ ने खुल करके ही कहा था कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हम नहीं हैं। तो तब भारतीय जनता पार्टी को अगर उस दौरान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को परास्त कर सकते थे 2002 में, तब वो केवल महंत हुआ करते थे। और अब तो एक बड़ी जिम्मेदारी इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि पूरा चुनाव ही उन्हीं के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। देखिए, जैसे इटावा, सैफई, मैनपुरी, एटा, अगर इधर जब समाजवादी पार्टी हारती है या ये कह दे कि करहल में अखिलेश यादव हार जाते हैं, तो फिर ये पूरा अखिलेश यादव पर ठीकरा फोड़ने का काम किया जाएगा, दुनिया फोड़ेगी कि वो अपने किले को बचा नहीं पाए। वैसे ही सेम इधर हो रहा है कि अगर गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कुर्सी को नहीं बचा पाए या वो रिकॉर्ड नहीं दोहरा पाए, तो सवाल तो उठने देखिए लाजमी है। हम नहीं उठाएंगे, सभी उठाएंगे। योगेश जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, आप बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने समाजवादी मित्र का बात करूं, जो आपने भी चर्चा छेड़ी कि साख की बात, अगर इनकी साख इतनी अच्छी तो माननीय अखिलेश जी आजमगढ़, जहाँ से वो सांसद हैं और जहाँ उनके पोस्टर भी लगे कि भाई हमारा सांसद लापता है, वो देशबंधु जी यहाँ पर आपको रोकेंगे। देशबंधु जी आपको यहाँ पर रोकेंगे। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ तीनों मेहमान लगातार बने हुए हैं। देशबंधु दीक्षित जी, सीधे आपके पास आएंगे, आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ, मैं कह रहा था कि भाई आपने योगेश जी अब साख की बात सुनाई, तो इनकी साख तो इसी बात से साबित हो जाती है कि आजमगढ़ परंपरागत जहाँ से वो सांसद थे, वहां से वो स्थापित होके करहल गए। और करहल में भी आप देख रहे होंगे हमारे प्रत्याशी ने उनको इतनी कड़ी टक्कर दी कि अस्वस्थ चल रहे माननीय श्री मुलायम सिंह यादव को स्वयं उतरना पड़ा और वहां भी उनकी कुर्सी बचा नहीं पाई। अब रही बात, अभी हमारे समाजवादी मित्र ने बात की यूक्रेन में, तो यूक्रेन और रूस की बात का चर्चा का विषय नहीं था, लेकिन एक शब्द मैं कहूँ, वहाँ भारतीय तिरंगा ले जाएगी, अगर लोग बाहर निकल जाए तो वही सुरक्षा की गारंटी है। ये हमारे प्रधानमंत्री का विश्व का जो विदेश नीति है उसका परिचायक है कि इतनी बड़ी बमबार्ड जाने दीजिए, सुनिए देशबंधु जी, लिया हुआ है। उधर जाने दीजिए। उधर अभी यूक्रेन नहीं चलेंगे, अभी इधर पूर्वांचल आते हैं, यूपी में रहते हैं। अब आते हैं, आपने चुनाव में आपने हमारे पार्टी की चर्चा छेड़ी योगेश जी, दिवंगत उपेंद्र शुक्ला जी की, तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। देखिए, पार्टी ने उनको भी सम्मान दिया और वो लोकसभा का प्रत्याशी भी रहे। अब देखिए, चुनाव में जीत हार होती रहती। अब रही बात जन आक्रोश की, ये कहते हैं कि हमने कुछ कार्य नहीं किया। तो इससे पहले भी इन्होंने, आपने देखा होगा योगेश जी, कि 2 असफल इन्होंने प्रयोग किए, हुआ बहुआ, जो ध्रुव विरोधी थे, और इन्होंने वैसा महाठगबंधन तैयार कर दिया। देखिए, जनता जनार्दन अब बेवकूफ नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता अब जो है गुंडागर्दी, और इन्होंने बात की शांति सुरक्षा की। मैं अपने समाजवादी मित्र को बता दूं कि इनके कार्यकाल 12 से 17 में आप भी जानते होंगे योगेश जी, 700 से ज्यादा बड़े दंगे हुए। आप किस बात की बात करते हैं? और आज हमारे मुख्यमंत्री की साख का सवाल है, तो आप 5 साल में आप बता दीजिए कोई एक भी बड़ा दंगा हुआ हो। और कानून व्यवस्था के नाम पे आप भी जानते हैं योगेश जी कि अपराधी भी समझता है कि अगर आज मैं अपराध करूंगा या तो मैं जेल के अंदर रहूंगा, अथवा दूसरा रास्ता भी है, बुलडोजर बाबा आप समझ रहे हैं। तो कानून के नाम पे 2000 करोड़ से ज्यादा अघोषित संपत्तियों पे कब्जा वापिस कराया और उसपे जनता जनार्दन के उपयोग के लिए उसकी जमीन को यूज किया। कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। दूसरी बार आपने कहा चुनाव में, जो उपचुनाव में आपने योगेश जी मेरी हार की बात, तो राजनीतिक समीकरण परिप्रेक्ष्य में कभी कुछ होते हैं। और रही बात, हम इसीलिए कह रहे हैं, अब बिल्कुल हम आप ही की बात को पकड़ते हैं देशबंधु जी, हम आप ही की बात को पकड़ते हैं। राजनीति ही इसलिए कहा गया है कि कब किसका तख्ता पलट हो जाए कोई कुछ कहा नहीं जा सकता, जनता किसका रुख कर ले कुछ निर्धारित नहीं है, इसीलिए राजनीति कहा गया है।
कि मेरी बात से हो अल्लाह। और रही बात आपने जो ब्राह्मण और क्षत्रिय में बांटने का काम, देखिए हमने कभी बांटने का काम किया नहीं। आप 2017 का चाहे डाटा उठा के देख लें, चाहे 2019 का डाटा उठा दें, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे क्षत्रिय समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, चाहे अति पिछड़ा समाज हो, और चाहे निषाद नहीं बिरादरी। देखिए रहा है कुछ भी हो, लेकिन हाथा बनाम मठ तो हमेशा रहा, ये तो आप जानते ही हैं। पूरे प्रदेश में ठाकुरवाद ब्राह्मणवाद चलाया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। देशबंधु जी गलत कह रहे हैं क्या? हाथा बनाम मठ अगर गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। और मठ वाली सत्ता क्या जो कह रहे हैं? गोरखपुर में चलाई हाथा थी, बनाम मठ जो रहा है वो हमेशा रहा है। देखिए ठाकुर और ब्राह्मणवाद का ठीक है, लेकिन एक धड़ा जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में है, तो दूसरा धड़ा कहीं ना कहीं हाथे के तरफ में है। आप जानते ही होंगे बखूबी। योगेश जी ये तुलना बहुत गलत है। देखिए वो एक मठ के पीठाधीश्वर है, उसके कारण श्रद्धेय है, वो हमारी आस्था का। और जो आपने कहा दोनों एक अलग अलग विषय हैं। देखिए एक बात मुझे नहीं, मैं पर्सनल बात देखिए बता देता हूँ। अगर मठ में वो महंत है ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी संत हैं वो ठीक है, मैं मानता हूँ वो संत हैं, इससे मेरा तनिक भी कोई सवाल उठता ही नहीं है मेरे अंदर। लेकिन एक चीज ये भी सत्य है कि अगर वो प्रदेश के मुखिया हैं तो दूसरा रूप भी उनका है, वो राजनीति में है। देखिए संत चीज अलग हो गई, और अगर प्रदेश का नेतृत्व वो कर रहे हैं तो बात अलग हो गई। हर बात ये कह करके नहीं टाली जा सकती देशबंधु जी कि वो संत हैं महंत हैं, ये आप भी बखूबी जानते हैं। और दूसरी बात कि उन्होंने ये बात को खुद कहा है भाई कि वो ठाकुर कुनबे से है, उनको गर्व है। आप नहीं सुनी क्या? और संत महंत की हम उन पर सवाल नहीं उठा रहे, सुन लीजिए, हम उनके संत और महंत पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, ना मेरे जहन में कभी सवाल आता है किसी भी संत के लिए, केवल योगी आदित्यनाथ जी के लिए नहीं, अध्यात्म के लिए जो अग्रसर है, अध्यात्म को जो बढ़ा रहा है, बढ़ावा दे रहा है, बिल्कुल वो अपने कर्म के लिए, अपने धर्म के लिए लगा हुआ है, उस पर मेरे कोई सवाल नहीं है। लेकिन ये सच है, जो चीजें सामने आ रही हैं उन पर तो हम सवाल कर ही सकते हैं ना, और जो मैं पूछ रहा हूं वो सवाल सामने आए हैं। नहीं, जैसे आपने बात की ना, दो चीजों की अभी आपने तुलना की, तुलना पर मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता। देखिए मुस्लिम भाई मस्जिद जाते हैं, हिंदू भाई मंदिर जाते हैं, ये उनकी आस्था का विषय है, और हमारे लिए ईश्वर और अल्लाह दोनों एक रूप है। हमने कभी तुलना नहीं की। हमने जब भी बात की विकास की बात की, हमने जब बात की गन्ना की बात की, जब हम गन्ना की बात करते हैं तो ये जिन्ना को ले आते हैं, जब हम विकास की बात करते हैं तो ये पाकिस्तान ले आते हैं, जिन्ना को ले आते हैं तो आप साइकिल बम ले आते हैं। देखिए बम, आतंकवाद, गोली बारूद, गुंडागर्दी, ये इनके रहा। हमारे विकास के पथ में ये रहा ही नहीं। हमारे आपने अभी प्रधानमंत्री का आपने देखिए 10 मिनट पहले ही इसी कार्यक्रम में वीडियो, हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, हम मोबिलाइजेशन की बात करते हैं, हम न्यू टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम इनोवेशन की बात करते हैं, हम उद्यमिता की बात करते हैं। हम गलत रास्ते पर नहीं जाते, यही हमारा विकास। और इसी मुद्दों, इसी विकास के मुद्दे को लेकर हम जनता जनार्दन के बीच में जाएंगे। और जैसे 2017 में हमारे समाजवादी मित्र कहते हैं ना जन आक्रोश, हमें आशीर्वाद किया, 2019 में दिया। आप 10 तारीख तक उसे निस्संदेह विजय श्री प्राप्त करके श्रद्धेय मुख्यमंत्री दोबारा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद से शपथ लेंगे। चलिए ठीक है। रेशमा जी, दरअसल एक सवाल और इधर उठता है कि किसानों को लेकर के भी बड़ी समस्याएं हैं। देखिए आवारा मवेशियों को लेकर के कहीं ना कहीं किसानों में रोष है, और विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया है, और भारतीय जनता पार्टी को भी एहसास ये चीज वास्तव में चुनावी दरमियान में हुआ है कि नहीं ये मुद्दा बड़ा है, और विपक्ष के हाथ ये मुद्दा लगा, तगड़ा मुद्दा है। जनता के बीच में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के किसानों के बीच में आक्रोश सही है। जी बिल्कुल सही। किसानों को लेकर जो है वो आक्रोश रहा है जनता के बीच में। किसान आंदोलन हुआ, हजारों लाखों किसान धरने पर बैठे रहे, कभी किसी बॉर्डर पर, कभी किसी बॉर्डर पर। इतने लंबे समय तक किसान अपने आवाज उठाते रहे, बैठे रहे। बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई। ये मुद्दा जो है किसी भी सूरत में, किसी भी प्रकार में हमारे यूपी चुनाव के अंदर इसका असर दिखे। लेकिन मैं इसके बात में एक मेरे दिमाग में एक बात आई, एक सोच है, विचार है मेरा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने इसको अपना जब इसको वापस किया किसान आंदोलन के इसको, तो फिर इस
जो उनका जो वापस लेने का जो वो था, विचार था, उससे कहीं ना कहीं हो सकता है तो इसका जो लोगों के दिलों और दिमाग में, जो उनके सोच में एक बात आई है कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने ये अपना किसान आंदोलन को वापस लिया है, तो कहीं ना कहीं इसका असर यूपी चुनाव पर पड़ेगा। और मैं जहाँ तक इसको देखती आ रही हूँ, या मैं इसका जो अगर समीकरण दिखाती हूँ, या मैं इसके ऊपर कोई डेटा जो मेरे दिमाग में तैयार है, उसके हिसाब से किसान कहीं ना कहीं अपने मैं मान सकती हूँ कि उनको पूरा वो जो है वो नहीं मिल पाया होगा, लेकिन जो योजनाएं चलाई हैं, जो यूपी गवर्नमेंट की तरफ से योजनाएं चली, जो प्रधानमंत्री की तरफ से किसान की योजनाएं चली है, उनके चाहे खातों में पैसे डालने की, चाहे उनको जमीन देने की, चाहे उनको ऊपर उठाने की बात हुई है, तो कहीं ना कहीं वो यूपी चुनाव के अंदर उसके पक्ष में जाता होगा, मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन फिर भी किसान का मुद्दा एक ऐसा है जो कि हम बहुत जल्दी इसके ऊपर अपनी अगर हम सिर्फ किसान के मुद्दे को लेकर चले कि नहीं यूपी चुनाव जो है किसान के ही मुद्दे को लेकर हम जीते जा सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी लोगों के दिल में, दिमाग में किसानों को लेकर जो रोष है, जहाँ की किसान ऐसे समझते हैं कि हमारे अभी बातों को शायद पूरा जो उन्होंने कहा है वो पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं इसका असर हमें अभी यूपी के इस पूरे इलेक्शन में दिखे। ठीक बात है, लेकिन देखिए नरेंद्र जी, आपको आवाज आ रही है? ठीक है रेशमा जी, दरअसल आंदोलन का मुद्दा नहीं यहाँ उठेगा। हमने कहा कि किसानों को समस्याएं हो रही हैं उनके खेतों में, जो आवारा पशु हैं वो किसानों की फसल को नष्ट कर रहे हैं। मुद्दा यहाँ पर यह है। आंदोलन तो बिल्कुल अलग बात हो गई। आंदोलन में कोई किसान जुड़े या ना जुड़े, हो सकता है बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो नहीं जुड़ रहे थे, लेकिन उनकी फसल अगर बर्बाद हो रही है, वो आवारा पशुओं से वो परेशान है, तो उनके सामने परेशानी का सबब है और उनके मन में कहीं ना कहीं एक बिल्कुल सही बात है। आवारा पशु यदि खेतों में दिख रहे हैं, किसानों की फसलों को नष्ट कर रहे हैं, तो किसान आवारा पशुओं को हटाने के लिए भी आवाज उठाएंगे। उनकी फसलों को खराब होने की, अगर उनकी फसलें खराब हो गई आवारा पशुओं से, तो वो कहाँ से अपनी फसलों को दोबारा उपज कर पाएंगे। हर फसल को उगने में, उपज होने में समय लगता है, तो उसके लिए उनके पास कोई ऐसी प्लानिंग है, कोई ऐसी योजना नहीं है जो कि सरकार की तरफ से उनको दी गई है कि अगर ऐसा होता तो हमें उसके ऊपर क्या कार्य करने चाहिए, क्या ऐसी योजनाएं हम ले सकते थे जिसके ऊपर अगर कोई हमारे पशु हमारे खेतों में घुसे या कुछ ऐसी समस्या आ जाए तो उसका समाधान नहीं है। तो कहीं ना कहीं किसान जो है वो मन में सोचते रह गए कि चुनाव के लिए भी वो करे, आगे बढ़े कि हम दे वोट की इस सरकार को ना दे। उनका तो किसान हो या उनके पशु हो या उनकी खेती हो, इन तीनों चीजों में लगभग कहीं ना कहीं एक बात मैं समझती हूँ कि ऐसी है, जो मेरे भाई एक बात मैं समझती हूँ कि ऐसी है कि अगर उनकी फसलें आवारा पशु नुकसान करते आ रहे हैं और करेंगे, तो किसान जो है वो बहुत कुछ सही रहेगा। नरेंद्र जी, ठीक है, आ गई बात आपकी। रेशमा जी, आ गई बात आपकी। नरेंद्र जी, देखिए गांव-गांव में गरीबों को राशन पहुंचा रही है बीजेपी। ऐसे में जो सरकार, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, तो देखिए मुद्दा तो ये भी रहेगा ना, लोगों के जहन में कहीं ना कहीं ये सवाल तो रहेंगे ना कि पेट भरने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्या ये सच नहीं है? और अभी देशबंधु दीक्षित जी ने कहा कि जिस तरीके से माफियाओं पर जो लगाम लगाने का काम किया गया है, जब उत्तर प्रदेश में एक सुरक्षा का माहौल है, और हमेशा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपने मंचों से इस बात को लेकर के कहते रहते हैं, आप भी सुनते हैं कि खास तौर पर सुरक्षा का जो माहौल अब उत्तर प्रदेश में बना है वो पहले नहीं देखने को मिलता था। की बात आपने की, इन्होंने राशन बांटा, आपने कितने भी सोशल मीडिया से लेकर न्यूज पे देखा होगा कि उस राशन में भी इन्होंने कितनी बड़ी हेराफेरी की। दसियों ट्रक, क्या नाम, सैकड़ों ट्रक राशन के उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश बेचे गए, पकड़े गए। आप गूगल कर सकते हैं कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, जो इन्होंने राशन दिया,
नमक सबसे सस्ती चीज है राशन की नहीं है। नमक में इन्होंने पत्थर मिला के लोगों को दिया, और आपको ऐसे हजारों केस मिल जाएंगे। आप जब बात करेंगे ना गांव देहात में कि भाई नमक में इन्होंने पत्थर मिलाया, आपको बता देंगे लोग और टेस्ट करके दिखा देंगे। कई पत्रकारों ने वहां जाके नमक को घोला, उसमें पत्थर मिला। रिफाइन इतनी गंदी दी है इन्होंने। तो इन्होंने जो कहते हैं कि आपदा में अफसर, इन्होंने जो है आपदा में अफसर वाली बात की है। विकास में भी इन्होंने जो है ये सोचा है कि भाई कैसे लूट लिया जाए जनता को। भाई कोरोना का टाइम था, उन्होंने कहा कि चलो राशन देते हैं हम लोग, तो इस योजना में भी इन्होंने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया, अपने लोगों को लगा दिया। भाई नमक जैसी चीज आप सही नहीं दे पा रहे, बताइए आप कहाँ का न्याय है ये? तो ये सारे लोग जानते हैं। और प्रधानमंत्री जी जो 15 लाख की बात करते थे, देश में बुलेट ट्रेन चलाने की बात करते थे, अब वो ये चुनाव में कह रहे हैं कि भाई नमक हमारा खाया है। नमक तुम्हारा कहाँ खाया है? 140 करोड़ भारतीयों का जो टैक्स है उसका नमक खा रहे हैं लोग। ठीक बात। नरेंद्र जी आएंगे आपके पास, नरेंद्र जी आएंगे आपके पास। यहाँ पर वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। नरेंद्र जी आपके पास सीधे आएंगे, आप अपनी बात पूरी करिए। तो मैं ये कह रहा था कि इन्होंने जो है नमक की बात की, राशन की बात की, लेकिन ये मेहुल चोकसी, ललित मोदी, नीरव मोदी और ये अग्रवाल जो अभी है नया, ये हजारों करोड़ रुपया विदेश गया, इसका कौन जिम्मेवार है? भाई आपने जो 140 करोड़ जनता है, आदमी ऐसा नहीं है कि जो आदमी ITR भरे वही टैक्स पेयर है। पूरे भारत में अगर एक आदमी एक माचिस भी खरीदता है तो वो टैक्स पेयर है। 140 करोड़ आदमियों का जो पैसा जो आपने बैंकों को लुटवाया, पूरे देश में लूट के नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है, देखिए वो ठीक है, लेकिन उसका फायदा जनता, हमारे सवाल ये है कि उसका फायदा भी अगर जनता को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं मुद्दे तो बनेंगे ना चुनाव में, जहन में ये सवाल तो रहेंगे। नहीं, मुद्दा बनेगा, बात आपकी सही है, लेकिन उस राशन में भी तो घालमेल है। भाई ये नमक भी सही नहीं दे पाए, जब आपने नमक सही दिया ही नहीं है तो नमक का अदा कैसे करेगा आदमी? भाई नमक में पत्थर दिया आपने, तो बदले में आपको क्या मिलेगा आप देख लो चुनाव। अरे नहीं भाई, ये मत बोलिए क्या मिलेगा, ये तो फिर आप देशबंधु जी, आप 10 मार्च को योगेश, नहीं वो ठीक है, 10 मार्च को क्या नतीजे आएंगे? आपने कहा पत्थर दिया है, बदले में क्या मिलेगा, मतलब ये चीजें तो आप जा रहे हैं फिर जम्मू कश्मीर की तरफ जा रहे हैं, वो मत जाइए उधर, अभी मत जाइए। भाई बदले में आपने उनको पत्थर दिए तो डंडा लाठी तो आज मिल ही रही है। नहीं, हाँ ठीक है। देशबंधु दीक्षित जी बताइए, कितना बड़ा आरोप, ये तो सीधे बता रहे हैं भाई, नरेंद्र जी बता रहे हैं कि आप यूपी से सीधे सप्लाई कर दे रहे हैं, मध्य प्रदेश बेच दे रहे हैं, और ये तो बहुत बड़ा, आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है। दूसरी तरफ बता रहे हैं कि नमक में जिस तरीके से देखिए पत्थर मिल रहे हैं, कंकड़ मिल रहे हैं, तो ऐसे में जनता के बीच में तो और आक्रोश हो जाएगा भाई कि हमको देने के नाम पे ठगने का काम किया जा रहा है। योगेश जी, सबसे पहले तो हम अपने समाजवादी मित्र को उनकी विद्वता के लिए बधाई देंगे। कोरोना काल में AC के कमरों से ट्वीट करते रहे, कहीं नजर तो आए न धरातल पर, और अब नमक में पत्थर ढूंढ रहे हैं और दाल में कंकड़ ढूंढ। खैर ये दूसरा विषय है। अब मुद्दे पे बात आता हूँ, तर्क रखता हूँ। 2004 से 2014 तक UPA की सरकार रही, आप जानते होंगे योगेश, उसमें समाजवादी पार्टी भी साझा सरकार। UPA सरकार का क्या हक था, घोटालों का क्या तालमेल रहा, धरती से लेकर आकाश तक उन्होंने सब जगह जो है आकंठ करा दिया, जिसकी प्रतिमूर्ति रही कि सरकार फाड़ के फेंक दिया जनता जनार्दन ने। अब आप देखा होगा 2007-8 में एक रिपोर्ट बनी, जिसके मुखिया रंगनाथन रिपोर्ट थी। ये किसानों की बात करते हैं तो मैं उससे आता हूँ। आप बताइए, जब रंगनाथन समिति बैठी और उसने अपनी रिपोर्ट, आपने रंगनाथन रिपोर्ट की लागू क्यों नहीं किया? और रही बात किसानों की, आप देखिए कैबिनेट की पहली बैठक में जब हमारे मुख्यमंत्री ने शपथ की तो सबसे पहले 36,000 करोड़ रुपया किसानों का भुगतान किया। सपा बसपा कार्यकाल में आप भी जानते हैं, सारी चीनी मिले औने पौने दाम पे थे। हमने जर्जर व्यवस्था में मिली उत्पादन को सुधारा, और आज सारी की सारी चीनी मिलों का पुनर्वास किया, और चीनी मिले दुगनी ताकत तिगनी ताकत से अपनी पिराई कर रहे हैं।
और भाई, किसानों आप की तो हित पूरा की बात देख आप कर रहे हैं। लीजिए, अभी हमारी राजनीतिक विश्लेषण में भी चर्चा की और समाजवादी को इस बात का सपा जवाब ने देगा। तो विकास किसान किया के है। 3 हमारे कानून कृषि कानून वापिस करने की बात आती है। हमने 11 दौर किसानों से बातचीत और 11 दौर हमने बातचीत करके उन्हें समझाने का प्रयास, लेकिन जब प्रधानमंत्री को लगा कि हम अपनी बात बताने में या हम अपने कानून को, जबकि वो कानून में अरे हमने आंदोलन का जिक्र नहीं किया देशबंधु दीक्षित जी, हमने आवारा मवेशियों का जिक्र किया है। मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ, मेरी बात कंप्लीट कर दीजिए। हाँ। तो हमने जनता जनार्दन किसानों के हित में वो मुद्दे वापस। अब आपने मवेशियों की बात की, इनके कार्यकाल में आप देखते रहते थे जितने स्लॉटर हाउस थे वहां पे काटे जाते थे। हमने उसके लिए गौशालाएं खोली और जो आपने कहा पशुओं के लिए हमने भी किसानों के लिए योजनाएं तमाम लगाई। और मैं मानता हूँ कि कुछ कमियां रही, लेकिन वही वाली बात है, हमने हर समस्या में समाधान ढूंढने की कोशिश की। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो दाल में कंकड़ और नमक में पत्थर ही ढूंढ रहे हैं। लेकिन उसके लिए भी हमने देखा प्रति पशु प्रति नग हमने किसानों को ये कहा कि अगर आपके नुकसान की भरपाई है वो मुआवजा सर्वे करके दिया जाएगा और आवारा पशुओं के लिए जो हाउस बनाए गए वहाँ आवारा पशुओं को रखा जाएगा और हाउस बनाया गया, कोई कम हाउस से नहीं कम बनाया नुकसान हो। पराली के लिए पहले जलाने की व्यवस्था थी, हमने देखिए उसी पराली को जिसका प्रदूषण होता था, लोगों का जीवन जो है बहुत दुष्कर हो जाता था। पराली के लिए भी देखिए हमने कृषि वैज्ञानिकों ने अब पराली न जलाने पड़े उसके लिए भी बहुत सारी योजनाएं बनाई है। पराली का कैसे खाद के लिए उपयोग हो जाएगा, पराली न जलानी पड़े, पराली का उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सके, वो सब कर रहे हैं। लेकिन वही जैसी दृष्टि वैसी दृष्टि, इनको हर समस्या में समाधान दिखता है और हमको हर समस्या में समाधान दिखाई देता है। दोनों बात तो एक ही बोल, दोनों चीजें तो एक ही बोल दी आप देशबंधु जी दीक्षित जी, आपको भी मैंने एक चीज नहीं योगी बोला, समस्या में समाधान और समाधान में समस्या। नहीं अब आप ठीक बोल रहे हैं। नहीं अब आपने बोला, उस बार आपने कहा कि समस्या में समाधान उनको भी दिखता है और समस्या में समाधान हमको भी दिखता है। ठीक है, लेकिन समस्या में समाधान ठीक है कोई नहीं अब आ गई बात, समझ गया मैं आपकी। लेकिन ये बताइए जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि वास्तव में जो नमक कंकड़ मिल रहा है, जो भी ठीक है नमक में, ये खोज रहे हैं अपनी आपकी कमियों को खोज रहे हैं। देखिए विपक्ष है, ये इनका काम है आपकी कमियों को खोजना। हमारे सवाल ये है कि क्या वास्तव में जनता इन मुद्दों को लेकर की नाराजगी नहीं व्यक्त करेगी क्या, अगर उसके साथ ऐसा हो रहा है तो? योगेश जी, ये एक वैश्विक महामारी थी जहां पे हमें लोगों के जीवन की रक्षा भी करनी थी और लोगों के जीविका की व्यवस्था भी करनी थी। और ये हमारे डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री की योग्यता और मुख्यमंत्री की कर्मठता दोनों का प्रमाण है कि हम उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता का जीवन और भारतवर्ष की 140 करोड़ लोगों के जीवन की रक्षा भी कर सके। अरे इन्होंने तो वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई गई वैक्सीन को कह दिया ये भाजपा की वैक्सीन नहीं है। क्या वो वैक्सीन हिंदू भाई ने नहीं लगाई, क्या मुस्लिम भाई ने नहीं लगाई, कि सिख ने नहीं लगाई, कि ईसाई की नहीं लगाई? एक वैज्ञानिकों के परिश्रम को इन्होंने भाजपा की वैक्सीन करार दिया गया। और जो बात करते हैं 15 करोड़ के राशन की, आप बताइए विश्व की बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्थाएं गुजर गई, उसके बाद भी हमने देखा चाहे अप्रवासी हो चाहे कोरोना का कठोरतम कार्रवाई हो, हर आदमी के भोजन, कोई व्यक्ति भूखा न सोए, इसकी व्यवस्था की गई। हम और आप बताइए अस्पताल जो है इनके जर्जर स्थिति में थे, आज देखिए 40 से ज्यादा अस्पतालों में हमने देखिए ऑक्सीजन प्लांट लगवाए। तो हमारी कोशिशें हमेशा प्रगतिवाद की रही है। हम जिन्ना की बात नहीं करते, हम पाकिस्तान की बात नहीं करते, हम सुधार की बात करते हैं, हम प्रगति की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं। कहा जाता है कमरे के अंदर फ्यूचर कर देते हैं, कमरे के अंदर फ्यूचर करते कोरोना दूर हो जाएगा। कितनी लोगों की इन्होंने मदद की, कितने लोगों की समाजवादी पार्टी कह रहे विकास मिला कहाँ है? ठीक है रेशमा जी, उद्योगपतियों का विकास हुआ है, गरीब का विकास नहीं हुआ। गरीब को लूटा गया है, सिर्फ लूटा गया है। ठीक है, आप देखिए रेशमा जी, एक आपसे हम ये कहेंगे कि समीक्षात्मक एक कमेंट आपका छठे चरण को लेकर। मैं एक 2 लाइनों में अपनी बात को कहना चाहूंगी। लेकर कि जो पूरी राजनीति का यूपी का जो समीकरण बन रहा है, जबकि अभी 7वां चरण बाकी है और प्रधानमंत्री जी ने अपना जो है वो बनारस को अपना पूरा जो उनका गढ़ है, नहीं बनारस तो 7वें चरण में आएगा। देखिए बनारस का जिक्र करेंगे वो 7, अभी मैं छठे चरण का जिक्र कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल अपने बात पर आ रही हूँ। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, मैं उसका जिक्र नहीं करी, सिर्फ मेरी बात यहाँ से शुरू हो रही है
कि जिस तरीके से हो रहा है, हर चीज का जो असर है पूरे आपसे यूपी के इलेक्शन में, यूपी के चुनावों में, तो हर तरीके से सामने दिखाई पड़ रहा है। चाहे वो विकास की नीति हो, चाहे वो सपा की पार्टी का जो पूरा वर्चस्व जो अपना वो अखिलेश जी ने अपना पूरे जोर तोड़ से अपनी ताकत लगाकर इस बार अपना वर्चस्व लाने की कोशिश की, चाहे वो उनकी कारगर नीति हो या कि बीजेपी के विकास के और जो धन की नीतियां हो, उसको देखते हुए अगर हम दोनों को समीकरण को मिलाते हैं तो कहीं ना कहीं जो मुकाबला है वो बहुत जबरदस्त आमने सामने का होने वाला है। और ये तो आने वाले जो 10 तारीख है उसको मालूम हो जाएगा कि कौन सी पार्टी का जो परचम है वो थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा लहराएगा, वो बुलंद होगा। बिल्कुल ठीक बात। हाँ जी, इम्तिहान तो दोनों पार्टियों के लिए है और कड़ा मुकाबला है। कोई ये कहे कि एक लहर है, एक तरफा लहर है, तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं होती, कोई दो विचार मैं नहीं कह सकती, क्योंकि जहाँ पर सपा पार्टी ने भी, अखिलेश जी की पार्टी ने भी भरपूर कोशिश की है, चाहे उनका कोई भी क्षेत्र किसी भी प्रकार का रहा हो, चाहे उनके पीछे कैसे भी प्रत्याशी रहे हो या बीजेपी के भी कैसे पीछे के बैकग्राउंड से निकल के आए हो, या कोई संत हो या कोई वकील हो या कोई IAS हो या कोई आधिकारिक रूप से आए हो, लेकिन मेरा एक सीधा सा ये कहना है कि जो ये मुकाबला है एंड ऑफ द डे इस चुनाव से अंतिम निर्णय बहुत बड़ा है, तो इस चुनाव से जो रिजल्ट आएंगे तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को आगे या पीछे ही आगे करते हुए नजर आएंगे। अभी तक ये कहना मुश्किल है कि परचम किसका लगा है। बिल्कुल। चलिए, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से अब पूर्वांचल में सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं और छठवें चरण का जिक्र हम कर रहे थे, छठवें चरण में जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की साख इसलिए हम कह रहे हैं दांव पर है क्योंकि उनके गढ़ में ये छठे चरण का चुनाव होना है। और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि जितनी महत्वपूर्ण उनको अपनी सीट को जीतना है, उतनी ही महत्वपूर्ण बात उनको अन्य सीटों को भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिताना है। इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।